नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, महिंद्रा इस एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कल की क्लास में मैंने आप सभी को इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से समझाने की कोशिश की थी। मुझे उम्मीद है जितने भी विद्यार्थियों ने क्लास ली होगी उनके आसानी से इतिहास समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो विद्यार्थी अभी भी नींद में है उनसे मैं कह रहा हूं कि अभी भी जाग जाइए, अभी भी आपके पास समय है। 2021 के लिए हम उसकी जर्नी पर हम निकल चुके हैं, तो अब रास्ते में रुकेंगे नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जाग जाइए। जब आप फिर बीच में आएंगे तो फिर हमारा साथ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? क्योंकि बीच में जब आप आएंगे तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं शुरू से आप क्लासें लें। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत उपयोगी है आप सभी के लिए। सबसे पहली बात यह है कि मैं इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद में आपको इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाता चलूंगा। ठीक है, देखिए, हमने सबसे पहले इतिहासकारों ने हमने पढ़ा कि इतिहास के अंदर इतिहासकारों ने इतिहास को समझने के लिए 3 कालखंडों में बांटा। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, यह चीज हमने कल क्लास में डिस्कस की थी, पूर्ण तरीके से आपके समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद में अगली बात है कि ऐतिहासिक काल के बारे में हम जान रहे थे और ऐतिहासिक काल की क्लास हम प्रारंभ करेंगे। ऐतिहासिक काल से सबसे पहले शुरुआत करेंगे, जो कि सबसे पहले प्राचीन भारत की शुरुआत करेंगे। देखिए, ऐतिहासिक काल का जो समय अवधि है आप सभी को पता है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक का जो इतिहास है वो ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, आधुनिक तक। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 1712 ईसा पूर्व तक का इसका काल था, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ, इस काल में कौन से वंश शासक थे। ठीक है, इस समय किस प्रकार की सभ्यताएं थी, किस प्रकार की संस्कृति थी, किस प्रकार की इकोनॉमी थी, इन सब चीजों के बारे में बहुत गहराई से हम अध्ययन करेंगे जब इसकी क्लास आपको दी जाएगी। यानी कि इसकी 3 क्लास के अंदर मैं संपूर्ण इसको खत्म कर दूंगा। पहले हम इसके स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो आपका प्राचीन भारत है उसको इतिहास को जानने के लिए इतिहासकारों ने इसको 3 कालखंडों में बांटा है, जिसमें बताया कि पहला स्रोत जो आपका है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए, पहला स्रोत जो है वो पुरातात्विक स्रोत है आपका। कौन सा स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत है। उसके बाद में दूसरा साहित्यिक स्रोत है। तीसरा आपका विदेशी यात्रियों का जो वर्णन है और विवरण है, यानी कि विदेशी यात्री जितने भी आपके भारत में आए उनकी जो किताबें थी, जिनकी जो पुस्तकें थी, जो ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए, उनमें जो भारत का वर्णन मिलता है वो भी प्राचीन भारत को समझने के लिए बहुत यूजफुली था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इतिहासकारों ने इसको 3 भागों में बांटा। सबसे पहले उन्होंने बताया कि पुरातात्विक स्रोत जो होते थे उनके माध्यम से प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके बारे में हमें पता चलता है। देखिए, पुरातात्विक जो स्रोत है इनमें फिर इतिहासकारों ने 6 भागों में बांटा कि किस किस के माध्यम से हमें पता चला। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में किन किन के माध्यम से हमें पता चला। पहला आपका पुरातात्विक स्रोत था। ठीक है, इसको याद कीजिए दोबारा। देखिए, ऐतिहासिक काल की हम बात कर रहे थे, 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक जो काल है उसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है इतिहास के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास की। ठीक है, फिर अगली क्लास में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की, फिर उसके बाद में आधुनिक भारत की। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रत्येक चैप्टर को इस प्रकार से खोलकर पढ़ेंगे ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए मैं आपको सभी को क्रमबद्ध तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो या पॉलिटिकल साइंस हो, सभी सब्जेक्ट को मैं क्रमबद्ध तरीके से, जहां से उसका जन्म होता है, ठीक है, जहां से उसका जन्म होता है, जहां तक वर्तमान समय तक को मैं उसको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखने की कोशिश करूंगा, क्रमबद्ध तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरा पूरा सहयोग रहेगा अगर आप लोग मेरे को साथ में कोऑपरेट करके चले तो। ठीक है, मेरा जितने मैं मेहनत कर सकता हूं आपके लिए उतनी करूंगा। अगर आप 2021 की जर्नी के लिए अब निकल चुके हैं तो हमारे पास बहुत कम समय है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोग मेरे साथ बने रहे तो। ठीक है, और आप सभी से मेरा एक आग्रह है कि जो विद्यार्थी अभी भी नींद में है वो जाग जाएं और पढ़ाई पर लग जाएं, और पढ़ाई पर नहीं लगे तो आपसे मेरा अनुरोध है। और दूसरी बात, मेरी सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि मैंने अब तक आपको मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये वगैरह वगैरह मैं कुछ नहीं जानता और मैं कहना भी नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपके दिल में अगर जगह बनाती है ये बात, तो आप लोग जो मैं कहूं वो कार्य कर देना। देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, ठीक है, काफी मेहनत होती है,
आप खुद नहीं सोच सकते और आप मेहनत करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा काफी मेहनत होती है, लेकिन मैं उस बात पर चर्चा नहीं करता। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मुद्दा यह है कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके जो सीनियर भाई बहन हैं, उन तक मुझे पहुंचाने की कोशिश करें आप लोग। यानी कि आपके जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है उन पर व्हाट्सएप पर ग्रुपों में मुझे शेयर करें, क्योंकि आप लोग जो है इधर उधर की जो बातें होती हैं उनको आप लोग काफी शेयर करते हैं। ठीक है, तो आपके पास फेसबुक जैसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिसको आप काफी यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके पास व्हाट्सएप है, टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम है। तो आप सभी लोग ये सब चीजें यूज करते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप एक बार इतना सा काम करें कि आप क्लास ले रहे हैं, आप क्लास लेने जा रहे हैं, तो क्लास लेते वक्त उसके जो शेयर वाला जो बटन है उस पर दबाएं। उसके बाद में वहां से लिंक कॉपी करें और आपके जितने भी कॉन्टेक्ट है, जिस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हैं, उनको शेयर कर दें। बस मैं आपसे इतना सा अनुरोध करता हूं ताकि सभी के लिए ये यूजफुल हो सके। ठीक है, 2021 की जर्नी में सभी के लिए उपयोगी हो सके, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। ठीक है, इतनी सी अगर आप बात मानते हैं तो कर लीजिए, अन्यथा आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, दूसरों की भलाई में ज्यादा मतलब नहीं निकलेगा। चलिए एक बार दोबारा रिवीजन हो जाए। देखिए, ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? जो कि 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान का जो समय काल है उसको ऐतिहासिक काल के नाम से इतिहास में हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल को फिर इतिहासकारों ने कितने कालखंडों में बांट दिया। अगर भारत के इतिहास की हम बात करें तो इतिहासकारों ने फिर ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा, जो कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, इन 3 कालखंडों में बांटा। और उनके बाद में जो सबसे पहला टॉपिक था आपके प्राचीन भारत का इतिहास, उसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास को आप समझिए, 600 ईसा पूर्व से लेकर 1712 ईसा पूर्व तक का इसका समय था। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है इसका हमें साक्ष्य के रूप में क्या मिला आज तक, कि हम इसे समझ कैसे पाए। इतिहासकारों का जो मत था उसको हम समझ कैसे पाए। इसका मुख्यतः जो मत है, इतिहासकारों ने इसको 3 कालखंडों में फिर बांटा आगे जाके। वो इस प्रकार से बांटा कि जो प्राचीन भारत के जो मुख्य स्रोत थे उनमें उन्होंने रखा कि पुरातात्विक स्रोत थे। पहला स्रोत उनके पास था इतिहास लिखने के लिए, पुरातात्विक स्रोत इतिहासकारों के पास था। उसके बाद में साहित्यिक स्रोत आया। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे किस प्रकार के स्रोत थे। ठीक है, उसके बाद में उनके विदेशी यात्रियों के जो विवरण था, जो वर्णन था, उनकी जो पुस्तकें लिखी गई थी, उनके अंदर जो इतिहास में उन्हें इतिहासकारों को मिला, उन्होंने विदेशी यात्रियों के जो वर्णन और जो विवरण था, जो लेखकों के पुस्तक ग्रंथ थे, उनमें से उन्होंने इतिहास उठाया और आपके जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसका वर्णन किया उन लोगों ने। ठीक है, वर्णन किया तो उन्होंने बताया कि देखिए, सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोतों की बात कर रहे थे। पुरातात्विक स्रोतों के रूप में उन्होंने बताया, इतिहासकारों ने कहा कि सबसे पहले हमें अभिलेख मिले। ठीक है, सबसे पहले अभिलेख मिले, उसके बाद में मुद्राएं मिले, यानी कि उस समय के जो सिक्के थे वो मिले इतिहासकारों को। उसके बाद में स्मारक जो और भवन यानी कि राजभवन और स्मारक जो थे, यानी कि वहां की जो बस्तियां थी, उन सब के बारे में उन्हें पता चला जब खुदाई हुई। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को पता है। उसके बाद में उस काल की जैसे मूर्तियां हैं उसके बारे में पता चला, चित्रकला के बारे में पता चला, जैसे आपके अजंता की गुफाओं के ऊपर जो चित्रित है, ठीक है, चित्र है, उनके माध्यम से उनको पता चला। और अवशेष जो कि जिस प्रकार से मर्द भांडे यानी कि मिट्टी के बर्तन वगैरह वगैरह जो भी मिलते हैं, ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि जो प्राचीन इतिहास था, यानी कि वास्तव में यहाँ का मानव का जीवन ऐसा रहा होगा। ठीक है, उसके अंदर पुरातात्विक स्रोतों में एक बार दोबारा रिवीजन कीजिए। पुरातात्विक स्रोतों में क्या आता है? अभिलेख है, आपके मुद्राएं हैं, स्मारक है, मूर्तिकला है, चित्रकला है, अवशेष है। दोबारा रिवीजन कीजिए। अभिलेख है, मुद्राएं हैं, स्मारक और भवन है आपके, मूर्तिकला है, चित्रकला है आपके, और अवशेष है। ठीक है, याद हो गया होगा। अगर याद नहीं होता तो आप बार बार क्लास देखें। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। और ये सब चीजें याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बहुत विस्तार से मैं आपको पढ़ाता चलूंगा, लेकिन आपको केवल शॉर्ट चीजें मैं लिखवाता चलूंगा, जो कि यूपीएससी का जो मेंस जो एग्जाम होता है उसके अंदर मात्र 150 शब्दों में अपन को आंसर देना होता है। और जैसे यहां से अगर सवाल आता है तो 150 शब्द अपन को बनाने हैं, जिसमें से मुख्यतः जो मेन टॉपिक है उनकी हम चर्चा करेंगे। वैसे मैं आपको पूरा इतिहास पढ़ाऊंगा, लेकिन जब आपको नोट्स बनाने हैं वो एक अलग तरीके से मैं आपको नोट्स बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों का तरीका जानना चाहता हूं कि आप किस प्रकार के नोट्स बनाते हैं। आप में से काफी सारे विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं, लेकिन काफी विद्यार्थी नहीं बना रहे। ठीक है, चलिए उसके बाद में साहित्यिक स्रोत।
अगला स्रोत क्या था इतिहासकारों के पास? साहित्य था। साहित्य के बारे में इतिहासकारों ने कहा कि देखिए पुरातात्विक स्रोतों से पुष्टि नहीं होती पूरी बात की कि वास्तव में यहाँ का जीवन ऐसा था। अगर मूर्ति कला की हम बात करें, जैसे यहाँ पर मूर्ति आई, ठीक है, मूर्ति कला की अगर हम बात करें तो ये पता नहीं चलता कि हाँ तय बात है कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा करते थे, ठीक है, पूजा करते थे, लेकिन किस प्रकार की करते थे इसके बारे में पता नहीं चलता मूर्ति देखकर, ठीक है। उसके बाद में चित्रकला की अगर हम बात करें तो चित्रकला से ये पता नहीं लगा सकते कि ये चित्र किसके बनाए, मतलब किस कालखंड के और किस प्रकार से किस लिए बनाए गए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य पता नहीं चलता। इसलिए उन्होंने इतिहासकारों ने कहा कि जो साहित्यिक स्रोत है उनके माध्यमों से इस चीज का पता चलता है। और साहित्यिक स्रोतों में देखिए क्या क्या है। देखिए इतिहासकारों ने साहित्यिक स्रोतों को भी दो कालखंडों में बांटा। आगे आपको आसानी से समझाने के लिए इतिहासकारों ने क्या किया कि उनको दो भागों में बांट दिया। पहला धार्मिक साहित्य रख दिया उन्होंने, दूसरा आपका लौकिक साहित्य रख दिया, ठीक है। पहला उन्होंने क्या रखा, धार्मिक साहित्य रखा, दूसरा आपके लौकिक साहित्य रख दिया, ठीक है। इतिहासकारों ने आपको समझाने के लिए, आपको एक सरल भाषा बनाने के लिए उन लोगों ने यह किया कि आप लोगों के लिए उन्होंने जो इतिहास है उसको कितने कालखंडों में बांट दिए। आप गिनती करते चलेंगे तो आप गिनती तक भूल सकते हैं, इतने कालखंडों में इतिहास बटा हुआ है आपका। बस तरीका यही है कि इसको क्रमबद्ध तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, अन्यथा कुछ नहीं, कभी याद नहीं होगा इतिहास, ठीक है। इतिहास में हमेशा उलझ के रह जाओगे आप। तो इसलिए मैं कहता हूं अगर आपको क्रमबद्ध तरीके से इतिहास आ गया तो समझ लीजिए अगर आप इतिहास में पीएचडी भी कर लेंगे तब भी आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इतना मैं तय करके आपसे कहता हूं और इतना मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप पीएचडी भी करेंगे आने वाले समय में इतिहास पर तो पीएचडी में भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इसका कालक्रम एक बार समय पर देख लिए, कालक्रम के बाद में अगर इसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ लिया तो उसके बाद में, ठीक है। देखिए उसके बाद में धार्मिक साहित्य को इन्होंने दो कालखंडों में बांटा, जिसको एक ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मणी और एक वैदिक साहित्य, और इसके बाद में एक और बांटा गया था जिसको ब्राह्मणोत्तर कहा जाता है, ठीक है। ब्राह्मणोत्तर के अंदर आपके दो थे, जो कि बौद्ध धर्म, दूसरा था आपका जैन धर्म, ठीक है। बौद्ध और जैन ग्रंथ थे ये दोनों, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ थे और जैन ग्रंथ। देखिए दोबारा से देखिए साहित्यिक इतिहासकारों ने साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा। पहला आपको समझाने के लिए धार्मिक साहित्य बांट दिया, उसके बाद में उन्होंने लौकिक साहित्य बांटा, ठीक है। अब देखेंगे अपन कि आपके मन में एक चीज आई होगी, कई बार आपके इतिहास पढ़ते पढ़ते एक सवाल उठता होगा कि जैसे अगर हम बात करें कि कृष्ण भगवान श्री राम के बारे में हम कभी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार ये किस काल के हो सकते हैं, यानी कि ऐसा तो कभी इतिहास में अपन ने पढ़ा ही नहीं कि इसका काल क्या था। देखिए इसका काल यह था कि आपका जो भारत है, प्राचीन भारत की बात हो रही है, और प्राचीन भारत के समय की ये चीजें हैं रामायण और महाभारत, ठीक है। यानी कि श्री राम श्री कृष्ण जो आपका वर्णन मिलता है आपके धार्मिक ग्रंथों में, वो इस समय की बात है, प्राचीन भारत के इतिहास की, जिसका काल क्या था 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईसा पूर्व का यही समय था, ठीक है। देखिए चलिए आगे अपन चलते हैं। देखिए पहले विद्यार्थियों साहित्यिक स्रोत में दो भागों में इतिहासकारों ने बांटा, धार्मिक साहित्य लौकिक साहित्य। उसके बाद में उन्होंने दो भागों में फिर बांटा, धार्मिक साहित्य को उन्होंने दो भागों में बांटकर बताया, ब्राह्मणी और वैदिक साहित्य, ब्राह्मणी कहो या वैदिक साहित्य कहो। उसके बाद में दूसरा था ब्राह्मणोत्तरी, ठीक है। ब्राह्मणोत्तरी का मतलब ब्राह्मणोत्तरी जो साहित्य था, ठीक है, उसको उन्होंने फिर आगे जाके वैदिक साहित्य को इन लोगों ने वेद में बांट दिया, ठीक है। आगे फिर इन्होंने बांटा वेद, यानी कि जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद में उपनिषद में इन्होंने बांटा, जो कि समीप बैठकर यानी कि किसी दूसरे के द्वारा ज्ञान जो सुनाया जाता है, ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं उपनिषद, ठीक है। अरण्यक, पुराण और स्मृति, ठीक है, इन चीजों ने इन्होंने फिर आगे बांट दिया। वैदिक साहित्य के अंदर देखिए वेदों में बांट दिया, उपनिषद, अरण्यका, पुराण और स्मृति, इन कालखंडों में इनको बांटा गया। उसके बाद में ब्राह्मणोत्तरी को दो कालखंडों में बांटा गया इतिहासकारों द्वारा, जो कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध की जीवनी हम पढ़ेंगे, ठीक है, महावीर की जीवनी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इन सब के बारे में आपको गहराई से पढ़ाऊंगा आप, ठीक है। बस आप यहां पर इतना सा ध्यान रखिए कि कहां पर किसका नाम आ रहा है, कौन सा किस काल का है। इस चीज को समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से लिखा था, और अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कुछ नहीं है। इतिहास ना तो कभी समझ में आएगा ना आने वाला है, इसमें नहीं आया तो। देखिए
इसके बाद में एक धार्मिक साहित्य हो गया, ठीक है। धार्मिक साहित्य में इन्होंने दो भागों में बांट दिया, उसके बाद में इनको अलग अलग भागों में बांटा, ठीक है। ये चीज आपके समझ में आ गई। देखिए उसके बाद में लौकिक साहित्य की बात आती है कि लोग यानी कि लोगों के द्वारा जो प्रिय जो थे, यानी कि जैसे आपके रामायण, पहला आपकी जैसे रामायण है, महाभारत है, जो इतिहासकार होते थे यानी कि इतिहास में जो जीवनियां लिखी गई है, जीवनियों को लोग बहुत महत्व देते थे। कथावाचक यानी कथाएं जो होती थी उनको बहुत महत्व दिया करते थे, और आपके ऐतिहासिक ग्रंथ हुआ करते थे, ठीक है, जिनका अध्ययन लोग करते थे, आज भी बहुत महत्व देते हैं। आपके रामायण, महाभारत, कुरान, ठीक है, इन सब चीजों को आप बहुत महत्व देते हैं। उसी प्रकार से उस समय भी साहित्य को बहुत महत्व दिया जाता था और इस प्रकार का इनका अध्ययन किया जाता था। इसलिए इतिहासकारों को ये सब सबूत मिले, तब उन्हें इस चीज का यकीन हुआ कि हाँ यहां पर मूर्ति पूजा की जाती थी, ठीक है। यानी कि इनसे उनका जो अनुमान था वो ठीक निकला। उसके बाद में उनको पता लगा कि जो भारत था उसमें, यानी कि प्राचीन भारत की बात कर रहे थे, तो इस समय यहां पर विदेशी यात्री आए हुए थे, और विदेशी जो यात्री आते थे वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो एक देश से दूसरे देश इसलिए जाया करते थे क्योंकि वहां की संस्कृति, रीति रिवाज, वहां की मुद्रा, ठीक है, वहां की इकोनॉमी, वहां की ज्योग्राफी के हालात, यानी कि सबका वर्णन वो उनकी किताब में जाकर करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है विदेशी जो यात्री है उनके ग्रंथों में भारत का वर्णन मिले उस समय का। तो इन्होंने उनकी खोज की, तो ऐसा हुआ कि जिनमें से मेन जो इतिहासकारों ने लगाया कि जो लेखक थे, यानी कि कहीं कहीं अलग अलग देशों से जो लेखक आए थे उनका वर्णन उनको मिला कि ये इतिहासकार उस समय आया था, ये लेखक उस समय आया था। तो उन लोगों ने इसका अनुमान लगाया और इतिहासकारों ने उनके ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ किए, ठीक है। ग्रंथ जब पढ़े तो वहां पर उनको विवरण मिला। देखिए विदेशी यात्रियों के वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके लेखक आए जो कि यूनान और रोमन के लेखक थे। यूनान और रोमन के जो लेखक थे उनके बारे में इन्होंने बताया इतिहासकारों ने, ठीक है। उसके बाद में दूसरे आपके चीनी लेखक थे, चीनी। उसके बाद में आपके अरबी लेखक थे, ठीक है। विदेशी यात्रियों के विवरण की हम बात करें, अगर विदेशी यात्री जो ग्रंथ लिखा करते थे उनकी हम बात करें, तो इतिहासकारों ने मुख्यतः तीन लेखकों की यहां पर बात की है, यूनान और रोमन के लेखक, चीन के लेखक और अरबी लेखक। इनके बारे में उन्होंने बताया है। अब देखिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि उस समय इतिहासकार कौन कौन आए थे, ठीक है। इनका जो वर्णन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, किसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ठीक है, कौन सी शताब्दी में लिखी थी, किस राजा के काल में यहां आया था और कहां कहां ये घूम के गया था, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप चिंता मत करिए, ठीक है, केवल यहां पर आप इसका नाम याद करते चले। इतना सा मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसको क्रमबद्ध तरीके से समझिए, अगर मैंने इतनी मेहनत की है तो। देखिए यूनान और रोमन के जो लेखक थे उसमें आपका सबसे पहले था टीसीएस। टीसीएस सबसे पहला लेखक था, ठीक है। टीसीएस के बाद में हेरोडोटस आया, ठीक है। उसके बाद में निआर्क्स आया, मेगास्थनीज आया, ठीक है। इसके बाद में डायमेकस आया, उसके बाद में गायनीशियम आया, ठीक है। उसके बाद में टेलमी आया, उसके बाद में प्लिनी आया, ठीक है। आपके कुछ समझ में नहीं आया होगा क्योंकि इतिहासकारों के नाम ही ऐसे हैं। आप में से कुछ इतिहासकारों के नाम सुन रखे हैं, जैसे मेगास्थनीज का नाम सुन रखा होगा, हेरोडोटस का नाम सुन रखा होगा, टेलमी का मैंने आपको एनसीईआरटी बुक में पढ़ाया था तब बताया था, ठीक है। ज्योग्राफी का लेखक था ये, ठीक है। और भूगोल के अंदर भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, टेलमी के बारे में, ठीक है। देखिए दोबारा से देखिए, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिमाग पर ज्यादा जोर मत दीजिए, बाकी याद करने की कोशिश कीजिए। टीसीएस था, टीसीएस पहला टीसीएस था, दूसरा हेरोडोटस था, ठीक है। उसके बाद में निआर्क्स था, निआर्क्स था तीसरा। कौन सा था तीसरा? निआर्क्स था, ठीक है। चौथा आपका मेगास्थनीज था, ठीक है। पांचवा आपका डायमेकस था, ठीक है। उसके बाद में गोइनिशियम था, ठीक है। उसके बाद में आपका टेलमी था, उसके बाद में प्लिनी था। याद हुआ? नहीं होगा। देखिए दोबारा देखिए, उल्टा याद कीजिए। प्लिनी, टेलमी, गायनीशियम, डायनेमेकस, मेगास्थनीज, निआर्क्स, हेरोडोटस और टीसीएस। याद हो गया? नहीं होगा। नहीं होगा तो होगा भी नहीं। इसको अलग से लिखिए, रफ कॉपी मैंने आपको बताई थी, रफ कॉपी में लिखिए। इसको 20 बार याद कीजिए, 50 बार याद कीजिए, 100 बार लिखिए, तब तक याद नहीं होता तब तक याद कीजिए, क्योंकि इसमें से प्री एग्जाम के अंदर बहुत सवाल उठते हैं यहां से, और यहीं पर आप कंफ्यूज होने वाले हो। इन राइटर्सों के अलावा अगर आप
2001 से लेकर के अब तक के पेपर अगर आप प्री एग्जाम के देखेंगे तो यहां से जो यूपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन बना है, आज तक प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चन बना है वो यहां से बना है। सबसे मुख्य बात यही है कि प्राचीन भारत में से अगर कहीं से इतिहास में से प्रश्न उठता है तो यहीं से उठता है, क्योंकि ये सामान्य बातें हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में और विदेशी यात्रियों के वर्णन के बारे में। पुरातात्विक स्रोतों को आप सभी को याद रहता है, पुरातात्विक स्रोत बहुत सीधी बात है, उसको आप सब याद रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में साहित्यिक स्रोत भी लगभग आप सभी को याद रहते हैं, लेकिन जो विदेशी यात्रियों का जो वर्णन और विवरण है ना, ये बहुत कम किताबों में आपको मिलेगा और बहुत कम टीचर्स इसको आपको बताएंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो सवाल उठते हैं वो यहीं से उठते हैं यूपीएससी के अंदर। और आप नहीं मानते तो 2001 से अब तक के पेपर पूरे देख लीजिए, ठीक है। उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कहां से प्रश्न उठते हैं। इसलिए मैं ज्यादा जोर इन पर दे रहा हूं और सबसे ज्यादा पढ़ाऊंगा तब भी जोर इन्हीं पे दूंगा। और आपको ये याद करना पड़ेगा, आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी। हेरोडोटस के बारे में आप सब जानते हैं, उसी प्रकार से मेगास्थनीज के बारे में आप सब जानते हैं, टेलमी के बारे में आप सभी जानते हैं। उसी प्रकार से 3 नाम आपको याद है, 5 नाम और याद करने हैं इसमें से, ठीक है। तो आप सभी याद करें। चलिए आगे हम बात करते हैं चीन के लेखकों की। चीन के लेखक थे आपके पहिमान था, इसका नाम आप सभी जानते हैं इतिहास के अंदर, पहला पहिमान था, ठीक है। उसके बाद में हैनी सिंगो, योर हनी सिंगो नहीं, हैनी सिंगो, ठीक है, हैनी सिंगो राइटर था। उसके बाद में हीली, ठीक है, हीली के बाद में इत्संग था, इत्संग उसका नाम था, इतिसंग, इति प्लस संग, संधि विशेष नहीं पढ़ा रहा मैं यहां पर, लेकिन इत्संग उसका नाम था, ठीक है, याद रखिएगा। मातुलिन, एक राइटर का नाम क्या है, मातुलिन इसका नाम था, मातुलिन। अगर आप इसको एक साथ पढ़ेंगे तो मातुलिन है इसका नाम, मातुलिन इस राइटर का नाम है, ठीक है। उसके बाद में अगला नाम क्या है, चाओ जू कू, चीनी लेखक है तो ऐसे ही नाम है, ठीक है। चाइनीज वाइनीज है तो इस प्रकार के नाम रखते हैं, तो इसका नाम क्या है याद रखिएगा, चाओ जू कू इसका नाम है, चाओ जू कू इसका नाम है, क्या नाम है, चाओ जू कू, ठीक है। दोबारा याद कीजिए, मातौलिन, ठीक है। उसके बाद में चाओ जू कू, ठीक है। उसके बाद में इति संग, यानी कि इति प्लस संग, याद रखिएगा, इति संग, ठीक है। उसके बाद में हीली बहुत सरल नाम है, आपको याद रह जाएगा, हीली है। हनी सिंगो, योर हनी सिंगो, यानी कि हैनी सिंगा, ठीक है। उसके बाद में पहिमान, जिसका नाम आप सभी को पता है, पहिमान जिसका जो राइटर है उसका आप सभी जानते हैं, क्योंकि इतिहास में, भारत के इतिहास में इसका बहुत योगदान है, इसकी जो लेखक है, इनकी जो पुस्तकें हैं, ठीक है। इसके एक पुस्तक का नाम आप सभी कमेंट करके मुझे बताइए, पहिमान का इतिहास में जो योगदान है भारत के अंदर, उसकी एक किताब का नाम बताइए, और दूसरी किताब मेगास्थनीज की एक किताब बुक का नाम बताइए मुझे। आप 2 सवाल आप कमेंट करके मुझे आंसर देंगे, मेगास्थनीज की बुक का नाम बताइए और पहिमान की बुक का नाम बताइए, जो कि भारत के इतिहास में पढ़ने के लिए बहुत यूजफुल थी। अगले राइटर की ओर चलते हैं, अरब के लेखकों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको याद नहीं हो रहे नाम तो दिक्कत मत लीजिए, जब मैं आपको इनको पढ़ाऊंगा विस्तार से तब आसान भाषा में और इनका नाम याद करवा दूंगा। वैसे इनका जब विवरण पढ़ेंगे तो इनके नाम ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे अपन को, ठीक है। देखिए अरबी लेखकों की हम बात कर रहे थे, पहला आपका था अलवर्नी, इसका नाम सब जानते हैं इतिहास में, अलवर्नी था, ठीक है। सेलुमैन था, उसके बाद में आलम सूदी था, ठीक है। और एक आपके यहां पर एक राइटर हो रहा था जिसका नाम था वेंसी, और वेंसी ये कहां का था, वेंसी इटली का था ये, ठीक है। वेंसी जो राइटर है वो इटली का था, वेंसी जो राइटर है वो कहां का था, इटली का था। और अलवर्नी, सेलमान और आलम सूदी कहां के थे, अरब के थे। ये लेखक अरब के थे, और एक लेखक था जिसका नाम था वेंसी, और वो कहां से था, इटली से था। अब यहां पर सवाल इस प्रकार से बनते हैं, देखिए आपको या तो देशों के नाम दे दिए जाएंगे, यूनान, ठीक है, चीन और अरबी, इन लेखकों के नाम एक तरफ दे दिए जाएंगे, एक तरफ इन देशों के नाम दे दिए जाएंगे। उसके बाद में कहा जाएगा कि सम्मिलित कीजिए, नीचे आपको बताया जाएगा कि इनमें से आपको छांट कर आंसर लिखना है, ठीक है। क्रमबद्ध तरीके से छांटिए, तो इस प्रकार से कंफ्यूज करते हैं। जैसे आपको यहां पर वेंसी नाम का एक इतिहास, एक लेखक आ रहा है,
वेंसी उसका नाम है, वो आपके इटली का है। इसका विशेषकर ध्यान रखना, यूपीएससी के अंदर पहले सवाल पूछा जा चुका है यहाँ से। जो वेंसी लेखक है वो कहाँ का था, इसके बारे में पहले सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, इसकी किताबें भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसने कौन कौन सी किताबें लिखी थी, भारत में किसके शासनकाल में ये आया था यहाँ पर, ठीक है, कितने समय तक ये यहाँ पर रुका था और कहां कहां पर इन्होंने यात्रा की थी, सब चीजों का वर्णन मैं आपको बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा। क्योंकि जहां से अधिकतर सवाल उठते हैं वहीं की हम पढ़ाई करेंगे, अधिकतर वहीं से पढ़ेंगे जहां से अधिकतर सवाल आज तक यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, होता यह है कि बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बाकी और कुछ भी नहीं है। देखिए मेहनत इस प्रकार से करनी पड़ती है, 2001 से लेकर अब तक के पेपर सब पढ़ने पड़ते हैं। 2001 से लेकर अब तक के पेपर पढ़ना पड़ता है। इतिहास के अंदर जाते हैं तब उसका पेपर पढ़ते हैं, उसमें से पता चलता है कि कहां कहां से इन्होंने सवाल उठाए हैं। जैसे अभी आपके प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है, तो प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में इतिहास की जो जितने भी प्रश्न पत्र है उन सबको देखना पड़ता है। उनको देखते हैं तब पता चलता है कि अच्छा इन्होंने प्राचीन भारत से इतिहास में से यहां से सवाल उठाया है, और यहां से सवाल कितनी बार उठाया है इन्होंने, उसका अनुमान लगाते हैं पहले। ठीक है, अगर लगातार उन्होंने 3 या 4 बार अगर वहां से सवाल उठाया तो निश्चित है वहां से सवाल हमेशा बना रहा है वो, या तो मेंस में बनाएगा या प्री में बनाएगा, लेकिन बनाएगा जरूर वहां से सवाल वो। ठीक है, इसी प्रकार से ज्योग्राफी का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेहनत काफी करनी पड़ती है, लेकिन मैं आपको इतना सा कहता हूं कि आप केवल मुझे 4 घंटे दे दें। आपका 4 घंटे ले रहा हूं मैं अभी, मात्र 4 घंटे दे दीजिए। 10 या 11 तारीख से तो फिर मैं आपके 8 घंटे लूंगा, बाकी अभी मुझे आप 4 घंटे दीजिए। इतिहास को, ज्योग्राफी को इतना गजब रटवा दूंगा आपको, इतना गजब याद करवा दूंगा कि इतिहास आने वाले समय में आप कभी नहीं भूल पाएंगे। कभी भी अगर इतिहास को आपको नींद में भी आकर कोई पूछेगा ना कि इतिहास का कालक्रम बताइए, तो इतने सटीक तौर पर आप बता देंगे अगर आप नियमित रूप से क्लास लेते हैं तो। और एक बार में समझ नहीं आएगी क्लास, ये चीज मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। एक बार में समझ में नहीं आएगी, आप क्लास को 2 बार लीजिए, 3 बार लीजिए, 4 बार लीजिए। देखिए जब भी आपको समय मिलता है, यानी कि जब भी आप खाना खाने बैठते हैं, मोबाइल को आगे चलाकर रख दीजिए, खाना खाते रहिए, उसको क्लास को चलती रहने दीजिए। ठीक है, जब भी आप कोई भी काम करते रहते हैं, ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं तो उस मोबाइल को चला के छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप रूम लेकर रह रहे हैं या फिर आप घर पर खाना बना रहे हैं, गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर गर्ल्स खाना बनाती रहती है तभी मोबाइल को चला के छोड़ दो, वहां पर आपको सब बताता रहेगा, यानी कि मैं उसमें पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, और मैं वहां पर बोलता रहूंगा और आप सुनते रहे उसे। आपको हो सकता है 3 या 4 बार या 5 बार अगर नाम सुनेंगे तब जाके याद होगा, और इनका कालक्रम तो तुरंत प्रभाव से याद कर लेना। मैंने जो कल की क्लास दी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए, अगर आपने सही ढंग से ली है तो। ठीक है, और उसके नोट्स जरूर बना लेना, अन्यथा ये जो काल आपको दिया गया ना ये कहीं नहीं मिलने वाला। आप किताबें पढ़ते रह जाओगे, 4-4, 5-5 बुकें मेरे पास इतिहास की पड़ी हुई है, उनमें से छांटना पड़ता है, बहुत मेहनत होती है, छांट कर उनके शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं, उसके बाद में आपको पढ़ाया जाता है। और उसके बाद में आपकी जो पेपर्स है 2001 से लेकर अब तक के पेपर पूरा अध्ययन करता हूं मैं, पूरा देखता हूं कि इतिहास में कहां से सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको जहां से सवाल अधिक उठाता है वहीं पर जोर देंगे अपन इस बार। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि विदेशी यात्री वृत्तांत विवरण में से बहुत ज्यादा सवाल उठाए गए हैं और आने वाले समय में उठाएंगे, निश्चित है और जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आप लोग इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। दूसरी बात, यहां से केवल आप नाम याद कर लीजिए। 3 क्लास में अब आपको देने वाला हूं, जिसमें आपको पहले पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद में साहित्यिक स्रोत पढ़ाऊंगा, उसके बाद में विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ाऊंगा। एक ही क्लास दूंगा, 1 घंटे की हो सकती है, 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है, 2 घंटे की हो सकती है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें पुरातात्विक स्रोतों के अंदर पूरे पुरातात्विक जितने भी स्रोत है, जितने भी अभिलेख हैं, जहां पर जो मूर्तियां मिली है, जहां पर जो चित्रकला मिली है, जहां पर जो अवशेष मिला है, सब कुछ पढ़ना है इसमें। ठीक है, इसके बाद में कोई क्लास नहीं होगी पुरातात्विक स्रोत की, इसके बाद में क्लास बंद, पुरातात्विक स्रोत का चैप्टर क्लोज कर देंगे, यानी कि उसके बाद कोई नहीं पढ़ना, उसके बाद में पुरातात्विक स्रोत कभी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि यहीं पर मैं आपको इतना क्लियर करवा दूंगा कि आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद में साहित्यिक स्रोत में आपको यहां से जो पढ़ने, प्राचीन भारत का जो साहित्यिक स्रोत में जो वर्णन दिया गया है उसको भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां से एक जगह से सवाल उठते हैं अधिकतर, जो आपके बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथ है, और उसके बाद में आपके वेद, उपनिषद, अरण्यक, और ये जो वाला ये दोनों टॉपिक है, यहां से बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं। जबकि ये लौकिक साहित्य से तो बहुत कम सवाल उठते हैं, लेकिन यहां से बहुत ज्यादा उठते हैं। यानी कि अगर प्राचीन भारत की हम बात करें तो 2 चीज पर आप
विशेष तौर पर फोकस करेंगे। सबसे पहले आपका धार्मिक साहित्य पे करेंगे, उसके बाद में विदेशी यात्रियों के वर्णन के बारे में, ठीक है। इन दो चीज पर हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और वैसे आपको पुरातात्विक स्रोतों की जो अभिलेख है, जो मुद्राएं हैं, स्मारक, जो भवन है, जो चित्रकलाएं हैं, मूर्ति कलाएं हैं, अवशेष है, इन सब के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बचपन से आप सभी को नॉलेज होगी इन चीजों की, ठीक है। तो इस पर मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा, लेकिन इन दो चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दूंगा और आपको बहुत ध्यान से इनको पढ़ना होगा। और फिर आग्रह कर रहा हूं, जो विद्यार्थी भी सोए हुए हैं वो जाग जाएं, समय बहुत कम है, 2021 की जर्नी के लिए निकल चुके हैं। और आप लोग भी अगर साथ आना चाहते हैं तो आइए, अन्यथा फिर बीच में आके कहेंगे सर मुझे भी बैच ज्वाइन करना है, सर मुझे भी क्लास लेनी है, आपने क्लास वहां से हटा दी, 17 प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर कवर नहीं कर पाओगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अभी भी जाग जाइए, समय है। और दूसरी बात, संडे के दिन टेस्ट होगा आपका, अगला जो संडे होगा उसको टेस्ट होगा आपका। संडे को ध्यान रखना, टेस्ट होगा, जितना पढ़ा दिया गया वहां से टेस्ट होगा और पुराने जितने भी पेपर्स में जितने सवाल पूछे गए उनकी डिस्कस होगी। यानी कि जो आपका टेस्ट होगा वो उन्हीं सवालों पर होगा जो कि पहले 2001 से लेकर 2019 तक के जो पेपरों में जो सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। और इसी के साथ में अभी जो आपका जो पेपर चल रहा है 2020 का, यानी कि कल जो पेपर होगा, ठीक है, जो पेपर होगा कल का, उसमें देखेंगे कि उसमें से कितने सवाल, यहां से कितने सवाल उठाता है प्राचीन भारत से, ठीक है। तब तक आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में जो पेपर है वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, वो दिखाऊंगा आपको मैं कि देखिए यहां से सवाल उठते हैं इस प्रकार से, ठीक है। चलिए इसके साथ में क्लास की समाप्ति करते हैं या फिर एक बार रिवीजन करें। चलिए आइए एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से रिवीजन कीजिए। देखिए, इतिहासकारों ने इतिहास को समझाने के लिए 3 कालखंडों में बांटा, प्रागैतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, ठीक है। ऐतिहासिक काल हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन उठते हैं वो ऐतिहासिक काल से उठे हैं आज तक, ठीक है। जो प्रागैतिहासिक काल और मध्य ऐतिहासिक काल है उससे बहुत कम सवाल उठाता है यूपीएससी। केवल ऑप्शन जो सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल जो इतिहास लेगा उसी के काम आएगा वो अधिकतर, ठीक है। जिसे प्री में जो आपके अधिकतर काम में नहीं आने वाला, ठीक है। जो प्री के अंदर जो काम आने वाला जो टॉपिक है वो ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल की शुरुआत की हम बात करें तो 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान समय का काल है, ठीक है। इतिहासकारों ने ऐतिहासिक काल को समझने के लिए 3 कालखंडों में बांट दिया। कौन कौन से में बांटा, प्राचीन भारत के इतिहास में बांट दिया, मध्य भारत के इतिहास में बांट दिया, मध्यकालीन भारत के इतिहास में, ठीक है। उसके बाद में आधुनिक भारत के इतिहास में इन्होंने बांट दिया। 3 कालखंडों में बांटने के बाद में इन्होंने सबसे पहले हमने अध्ययन किया प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। प्राचीन भारत का इतिहास आपके 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। इतिहासकारों ने इसको और आसान बनाने के लिए और समझने के लिए इतिहासकारों ने प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत थे, इतिहास के जो स्रोत मिले इतिहासकारों को, उनको फिर उन्होंने 3 खंडों में बांट दिया। 3 खंडों में बांटने के बाद इन्होंने बताया कि पहला जो साक्ष्य मिला हमें वो पुरातात्विक स्रोत था, दूसरा जो मिला वो आपके साहित्यिक स्रोत था और तीसरा जो मिला आपके जो विदेशी यात्री थे, ठीक है। जो विदेशी यात्री थे उनकी जो पुस्तकें थी उनका विवरण मिला, ठीक है। उसके बाद में पुरातात्विक स्रोतों के बारे में इन्होंने बताया कि पुरातात्विक स्रोतों में हमें अभिलेख मिले, मुद्राएं मिली, स्मारक चिन्ह और भवन मिले, ठीक है। उसके बाद में मूर्ति कला मिली, उसके बाद में चित्रकला मिली, उसके बाद में अवशेष मिले, ठीक है। अन्य जितने भी अवशेष यानी कि मर्द भांडे वगैरह वगैरह इनको जो मिले वो अवशेषों की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए, साहित्य स्रोत के बारे में हम बात कर रहे थे। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य, इन्होंने साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा। इतिहासकारों ने साहित्यिक स्रोत को आपको समझाने के लिए 2 कालखंडों में बांटा और वो कौन कौन से बांटा, पहला उन्होंने धार्मिक साहित्य बांटा, दूसरा आपके लौकिक साहित्य बांट दिया, ठीक है। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंदर फिर उन्होंने 2 भागों में बांटा, ब्राह्मणी यानी कि वैदिक साहित्य और दूसरा ब्राह्मणी उत्तरी कालखंडों में बांटा, यानी कि 2 भागों में यहां पर बांटा। उसके बाद में जो वैदिक साहित्य है उसको उन्होंने बताया कि उसमें वेद आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। उपनिषद आपको पढ़ाए जाएंगे, अनेक उसको पढ़ाए जाएंगे, पुराण उसमें पढ़ेंगे, स्मृति उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में ब्राह्मण उत्तरिक काल की बात करें तो ब्राह्मण उत्तरिक जो काल था उन्होंने बताया कि बौद्धिक ग्रंथ था, यानी कि बौद्ध ग्रंथों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि जैन ग्रंथ का भी आप इसी में अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में धार्मिक साहित्य के साथ में उन्होंने एक भाग में बांटा था लौकिक साहित्य में, ठीक है। लौकिक साहित्य की हम बात करें तो उसके अंदर आपके रामायण महाभारत थी, ठीक है। रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ थे, जीवनियां थी, कथावाचक जो कथा करते थे उन लोगों की कथाएं थी, ये सब चीजें इतिहासकार में और इतिहास को जो प्राचीन भारत है उसको इतिहास में लिखने में इतिहासकारों की बहुत मददगार की,
ठीक है, इसलिए इन्होंने इनका वर्णन किया है। उसके बाद में देखिए विदेशी यात्रियों का वर्णन, इसके बारे में इन्होंने बताया कि 3 कालखंडों में इन्होंने फिर बताया कि 3 मुख्यतः यहाँ पर 3 प्रकार के लेखक आए थे, 3 देशों से यहाँ पर राइटर आए थे, लेखक आए थे, उनकी जो ग्रंथ है वो हमें मिले हैं। इतिहासकारों ने बताया कि पहला यूनान और रोमन लेखक आए थे, दूसरा उन्होंने बताया कि चीन के लेखक आए थे, तीसरा उन्होंने बताया कि अरब के लेखक आए थे। ठीक है, अरबी लेखक भी यहाँ पर आए थे। देखिए जो यूनान से जो लेखक आए थे उनका नाम इन्होंने बताया कि टेसियस है, हेराडोटस है, निरियाक्स है, मेगास्थनीज है, डायनोमेकस है, डायनानिसियम है, टेलमी है, प्लानी है। ठीक है, उसके बाद में चीन के राइटरों का नाम बताया, फहीमान है, हनीसिंगो है, हिली है, इतिसंग है, यानी कि इति प्लस संग इतिसंग है। ठीक है, मानो तवान लीन था, मानो तन लीन था। और उसके बाद में चाओजुकू लेखक था। उसके बाद में अरबी लेखकों की बात करें तो अरबी लेखकों में आपके अलवर्नी था। ठीक है, उसके बाद में सलमान था और आलमसुरी था। एक राइटर यहां पर अपवाद स्वरूप, उसे याद रखना, हमेशा याद रखना, क्योंकि आपको वही कंफ्यूज करेगा। अपवाद स्वरूप है, इटली का एक लेखक था, उसका नाम था वेंसी। इटली का एक राइटर है, अपवाद स्वरूप के रूप में उसको याद रखना, इस क्लास का अपवाद स्वरूप है, उसका नाम था वेंसी। और वो कहां का राइटर था? इटली का था, क्योंकि इससे यूपीएससी ने 3 या 4 बार सवाल पूछ लिया इसी टॉपिक से, यहां से वेंसी से ही उन्होंने सवाल पूछा है। हमेशा इस प्रकार से दे देगा, उसमें से पूछेगा कि जो वेंसी जो राइटर है इसको भी नाम देगा, और इसमें से आपको मिलाना होता है। जबकि बच्चा कंफ्यूज होता था कि जो वेंसी है वो अरबी लेखक था, जबकि अरबी लेखक नहीं है, ये लेखक इटली का लेखक था। ठीक है, वेंसी ये अपवाद स्वरूप है, इसका नाम जरूर याद रखना। चलिए ठीक है, इसके बाद में आप सभी को, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो आने वाले समय में कभी समझ में भी नहीं आएगा। इतिहास और प्राचीन जो भारत है उसको अगर आप आज समझ गए तो समझ गए, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, सभी विद्यार्थी अपना नाम कमेंट करके जाएं। जो भी विद्यार्थी क्लास ले रहे हैं सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है अपना नाम कमेंट करें, ताकि मुझे पता चलेगा कि कौन सा विद्यार्थी ने सबसे लंबे समय तक, यानी कि अंतिम तक जिस विद्यार्थी ने क्लास ली है उससे अपना नाम कमेंट करके जाना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। जब तक के लिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं अपन, इतने ही जोश के साथ में, इतने ही उत्साह के साथ में, इतनी एनर्जी के साथ में। ठीक है, यानी कि ऊर्जा और एनर्जी बरकरार रखिए आप, क्योंकि जितनी एनर्जी आप में बरकरार रहेगी उतनी ही एनर्जी आप मुझे दे पाएंगे, और मैं उतनी उससे दुगनी एनर्जी आप लोगों को दे पाऊंगा। ठीक है, और इसी के सहारे हम 2021 की यात्रा संपूर्ण कर पाएंगे। 2022 के लिए जो भाई यात्रा कर रहे हैं उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि अभी भी जाग जाओ। 2023 के लिए जो सपने सोच रखे हैं उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं अभी भी जाग जाओ। 2021 को अपना टारगेट लेके चलो, ताकि 22-23 के लिए आपको बहुत यूजफुली होगा। यानी कि एक बार सिलेबस कवर हो गया तो उसके बाद में दिक्कत नहीं है, फिर आप पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो ठीक, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक बार सिलेबस कवर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, और मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सिलेबस कवर कराऊं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब अगली क्लास में मिलते हैं, ज्योग्राफी क्लास आज फिर शुरू करते हैं। चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।